मानव प्रजातियों को कैसे बांटा गया है, ये एक बड़ा सवाल रहा है। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस विश्लेषण में हम प्रजाति की परिभाषा, उसके आधार, पारंपरिक समूह और आधुनिक विज्ञान की राय जानेंगे। तो मानव प्रजाति क्या है? ये ऐसे लोगों का समूह है जिनकी शारीरिक बनावट और विशेषताएं विरासत में मिली हैं। सबसे जरूरी बात, हम सब एक ही प्रजाति हैं, होमो सेपियंस। जो फर्क हैं वो सिर्फ बाहरी हैं। पहले वर्गीकरण सिर्फ दिखने वाले शारीरिक लक्षणों पर होता था। चलिए देखते हैं कि ये आधार क्या थे। सबसे पहला और सबसे आम आधार था त्वचा का रंग, जिसे मेलानिन नाम का पिगमेंट तय करता है। ये रंग सीधे सीधे धूप से जुड़े हैं। गर्म इलाकों में धूप से बचने के लिए मेलानिन ज्यादा होता है। दूसरा आधार था बालों की बनावट। ये भी वर्गीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। बालों के 3 मुख्य प्रकार थे: घुंघराले, लहरदार और सीधे, जिन्हें बड़े प्रजातीय समूहों से जोड़ा गया। तीसरा आधार था सिर का आकार। इसे बाकायदा एक वैज्ञानिक फॉर्मूले से मापा जाता था। इस फॉर्मूले को सिफेलिक इंडेक्स कहते हैं, जो सिर को लंबा, चौड़ा या मध्यम इन श्रेणियों में बांटता है। और बिल्कुल सिर की तरह ही नाक के आकार को भी मापा गया। इसे कहते थे नासिका सूचकांक, मतलब नाक पतली है, मध्यम है या चौड़ी। इससे शुरुआती दौर में इंसानी समूहों की प्रोफाइल बनाई जाती थी। तो इन सब आधारों को मिलाकर 3 बड़े पारंपरिक समूह बने: कॉकेशियन, मंगोलॉइड और नीग्रॉइड। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ बाहरी बनावट पर आधारित ये मॉडल आज के विज्ञान के हिसाब से कितना सही है। यहीं पर आधुनिक विज्ञान, खासकर जेनेटिक्स, इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। आज वैज्ञानिक बाहरी रूप रंग नहीं, बल्कि ब्लड ग्रुप और डीएनए जैसी अंदरूनी चीजों को देखते हैं। तो सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। बाहरी फर्क से हटकर अब हमारी साझा जेनेटिक विरासत पर ध्यान है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम सब एक हैं तो हम इतने अलग अलग दिखते क्यों हैं? इसकी वजह है जलवायु, भौगोलिक दूरी, प्राकृतिक चयन और हजारों सालों से चला आ रहा मेलजोल। तो इस पुराने मॉडल में कई बड़ी कमियां हैं जिन्हें आज सब मानते हैं। असल में समूहों के बीच कोई साफ लाइन नहीं है। हमेशा से मेलजोल रहा है और इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ। यूनेस्को का बयान इस बात को साफ करता है, प्रजातीय भेदभाव का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो अब जोर वर्गीकरण पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि हम एक होकर भी कितने विविध हैं। चलिए दुनिया के सबसे पुराने लोगों की जिंदगी देखते हैं और प्रकृति से उनका रिश्ता समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है दक्षिणी अफ्रीका के सान लोगों की जिंदगी में। उनकी जीवन शैली हमें हमारे अतीत की एक झलक देती है और प्रकृति से हमारे रिश्ते को भी दिखाती है। ये रहते हैं विशाल और सूखे कालाहारी रेगिस्तान में, जो दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। सोचिए, दिन में झुलसाने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। यहाँ जिंदगी कुछ ऐसी ही है। इस सूखी जमीन पर हर पौधा और हर चीज कीमती है, क्योंकि इसी से जिंदगी चलती है। ये पूरी तरह से शिकार और पेड़ पौधों को इकट्ठा करने पर ही जीते हैं। यहाँ मर्दों और औरतों के काम बटे हुए हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय के लिए बराबर के जरूरी हैं। शिकार करने का इनका तरीका देखिए, जिसमें हुनर और प्रकृति का गहरा ज्ञान शामिल है। और पानी का इंतजाम भी ये बड़े अनोखे तरीके से करते हैं, सीधे पौधों की जड़ों से। क्योंकि ये हमेशा सफर में रहते हैं, इनके घर भी हल्के और अस्थायी होते हैं, घास फूस से बने। इनका समाज बहुत सरल है और बराबरी पर चलता है। कोई एक मुखिया नहीं, सब मिलकर फैसला लेते हैं। इनकी मान्यताएं भी प्रकृति से ही जुड़ी हैं। ये आत्माओं में यकीन करते हैं और इनकी पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं। लेकिन अब इनकी दुनिया बदल रही है। आधुनिकता का असर इनके पारंपरिक रहन सहन पर पड़ रहा है। उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों की भी लगातार कमी हो रही है। इतनी मुश्किलों के बावजूद सांग लोग इंसान और पर्यावरण के बीच के संतुलन की एक बेहतरीन मिसाल हैं। सांग लोग हमारी साझी इंसानी विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। आर्कटिक में रहने वाले इनुइट लोगों के बारे में, ये उनके अद्भुत जीवन की कहानी है। सवाल यही है कि आखिर इतनी ठंडी जगहों पर जिंदगी होती कैसी है। चलिए समझते हैं। आज हम इन पहलुओं पर एक नजर डालेंगे: परिचय, चुनौती, जीवन निर्वाह, समाज और निष्कर्ष। इनुइट लोग उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में बसते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी चुनौती की, जो है वहां का माहौल। सोचिए जरा, यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मतलब कड़ाके की सर्दियां, हर तरफ बर्फ
और खेती के लिए तो जमीन ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने इन मुश्किलों का सामना किया कैसे? जाहिर है, जब खेती नहीं हो सकती तो जिंदगी का आधार सिर्फ शिकारी बन जाता है। खाने की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने समूह में शिकार करने के खास तरीके अपनाए। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं थी, जानलेवा ठंड से बचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उनके पास 3 कमाल के तरीके थे: इग्लू, जानवरों की खाल और फैट से भरपूर खाना। कमाल की बात है, जो बर्फ ठंड की वजह है, उसी से उन्होंने गर्म घर बना लिए। पर अकेले जिंदा रहना काफी नहीं था, इसलिए एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, क्योंकि अकेले सर्वाइव करना नामुमकिन सा था। कठोर माहौल ने ही उनके समाज के नियम बनाए, जैसे सहयोग और संसाधनों का बराबर बंटवारा। उनका समाज बहुत सरल था, जहां सहयोग और अनुभव को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और उनका पारंपरिक रहन-सहन भी नए खतरों का सामना कर रहा है। आज क्लाइमेट चेंज उनकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। उनका जीवन ये सिखाता है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कैसे ढल सकता है। उत्तर भारत की एक बहुत ही खास जनजाति थारू के बारे में देखेंगे। उनकी पहचान क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका समाज कैसा है और आज वो किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो पहला सवाल, ये थारू लोग आखिर हैं कौन? ये हिमालय की तलहटी में बसा एक अनोखा समुदाय है। दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम का मतलब ही जंगल में रहने वाले हैं। ये उनके जीवन का सार है। अब जरा उनके घर यानी तराई क्षेत्र को करीब से देखते हैं। ये लोग भारत और नेपाल में फैले हिमालय के नीचे दलदली और जंगली मैदानों में रहते हैं। यहाँ का मौसम मानसूनी है, जंगल घने हैं और जंगली जानवरों की तो कोई कमी ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसे माहौल में उनका गुजारा कैसे होता है? सीधी सी बात है, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जमीन पर टिकी है। खेतीबाड़ी इनका मुख्य काम है, लेकिन जंगल से मिलने वाली चीजें और पशुपालन भी बहुत जरूरी हैं। और तराई की उपजाऊ मिट्टी में सबसे ज्यादा उगता है धान यानी चावल, जो इनका मुख्य भोजन भी है। इतना ही नहीं, इनके घर भी वहीं मिलने वाली चीजों से बनते हैं, मिट्टी की दीवारें और घास की छतें। चलिए अब देखते हैं कि इनका समाज कैसे बना है। सब कुछ परिवार और कुल के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले आता है परिवार, फिर कुल और फिर पूरा गांव, जिसे पंचायत चलाती है। इनका एक बहुत ही सख्त नियम है, एक ही कुल यानी गोत्र में शादी करना पूरी तरह मना है। धर्म की बात करें तो ये हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति की भी पूजा करते हैं। लेकिन जैसा कई समुदायों के साथ हो रहा है, थारू लोग भी अब आधुनिक दुनिया के दबावों से जूझ रहे हैं। एक तरफ है उनका पारंपरिक जीवन और दूसरी तरफ है आधुनिक बदलाव, जैसे कि शिक्षा और नई अर्थव्यवस्था। और इन बदलावों के साथ गरीबी, स्वास्थ्य समस्याएं और जमीन के हक को लेकर लड़ाइयां भी बढ़ी हैं। तो इन सब मुश्किलों के बावजूद थारू विरासत की आज क्या अहमियत है? देखिए, वो हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है और प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान अनमोल है। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी विरासत प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की एक मिसाल है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक संथाल जनजाति की हम देखेंगे कि वे कहाँ रहते हैं, उनका जीवन, समाज, संस्कृति और आज वे कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले उनका नाम ही देख लीजिए। संथाल का मतलब होता है शांतिप्रिय या जंगल में रहने वाला। और मजे की बात यह है कि वो खुद को होर बुलाते हैं, जिसका मतलब है इंसान। तो ये संथाल लोग रहते कहाँ हैं? इनका घर है पूर्वी भारत के इलाकों में। इनकी आबादी कई राज्यों में फैली है, पर सबसे ज्यादा ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और झारखंड का संथाल परगना इलाका तो इनका गढ़ माना जाता है। शारीरिक तौर पर इनका कद मीडियम, शरीर मजबूत और बाल घुंघराले होते हैं। तो फिर प्रकृति से इतना जुड़ा जीवन असल में दिखता कैसा है? इनकी इकोनॉमी 4 चीजों पर टिकी है, जिसमें खेतीबाड़ी सबसे जरूरी है। इनकी सबसे मुख्य फसल है धान यानी चावल, साथ में ये मक्का और ज्वार भी उगाते हैं। इनके घर मिट्टी के बने होते हैं, जिनकी छतें घास या खपरेल की होती हैं, एकदम साफ सुथरे। अब बात करते हैं इनके समाज की। परिवार से लेकर कबीले तक इनका एक मजबूत ढांचा है। हर गांव का एक मुखिया होता है, जिसे मांझी कहते हैं। वही सारे फैसले लेता है। इनकी संस्कृति भी बहुत रंगीन है, नाच गाने से लेकर दीवारों पर की जाने वाली पेंटिंग्स तक। इनके मुख्य त्योहार हैं सोहराय, करमा और बाहा। ये सभी खेती और मौसम से जुड़े हुए हैं।
ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और मरांग बुरू को अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं। पर अब आधुनिक दुनिया का असर भी इन पर पड़ रहा है। तो क्या बदल रहा है? कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, जैसे शिक्षा बढ़ रही है और काम के नए मौके मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीबी, अच्छी शिक्षा की कमी और अपनी जमीन बचाने का संघर्ष। इन सब मुश्किलों के बाद भी इनकी परंपराएं और संस्कृति आज भी जिंदा है। किर्गिज लोगों की, जो मध्य एशिया के तियान शान पहाड़ों के मालिक हैं। तो सवाल ये है कि इतने मुश्किल पहाड़ों में आखिर जिंदगी चलती कैसे है? ये लोग किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान और पश्चिमी चीन के तियान शान पहाड़ों में रहते हैं। इनका पूरा रहन सहन यहाँ के मुश्किल हालात के हिसाब से ही ढला हुआ है। देखिए, मौसम बहुत सख्त है, जमीन पहाड़ी है और पेड़ पौधों के नाम पर बस घास है। सोचिए, सर्दियों में पारा -20 डिग्री तक या उससे भी नीचे चला जाता है। अब ऐसे में खेती तो हो नहीं सकती, पर किसी और चीज के लिए ये जगह एकदम सही है। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था जानवरों को पालने और घुमाने पर टिकी है। वाकई क्या कमाल का तरीका है। इसी को कहते हैं ट्रांसह्यूमन्स, मतलब मौसम के हिसाब से जानवरों के साथ जगह बदलना। गर्मियां ऊंचे पहाड़ों के चरागाहों में, तो सर्दियां नीचे की महफूज घाटियों में कटती हैं। अब रहने की बात करें तो इनका घर भी इनके जैसा ही घुमंतू है, यट। ये लकड़ी और फेल्ट से बनाए एक गोल तंबू होता है और सबसे खास बात, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। जो लोग हमेशा सफर में रहते हैं उनके लिए इससे बेहतर घर हो ही नहीं सकता। इनके खाने में ज्यादातर मांस और दूध की चीजें होती हैं, और हाँ, घोड़ी के दूध से बनी कुमिस भी। इतने मुश्किल जीवन को जीने के लिए एक मजबूत समाज का होना तो बेहद जरूरी है। इनका समाज परिवार से शुरू होता है, फिर कबीला बनता है और हर कबीले का एक मुखिया होता है। इनकी संस्कृति भी कमाल की है, लोकगीत, डांस और बुज़क्शे जैसा मशहूर घुड़सवारी का खेल। लेकिन इस पुराने तौर तरीके पर अब नई दुनिया का दबाव पड़ रहा है। अब धीरे धीरे एक जगह बसने का चलन बढ़ रहा है, जिसे सरकारें भी बढ़ावा दे रही हैं। चुनौतियां कई हैं, चारागाह घट रहे हैं, मौसम बदल रहा है और अपनी संस्कृति खोने का डर है। किर्गिज की कहानी सिखाती है कि इंसान प्रकृति के साथ मिलकर मुश्किलों से भी लड़ सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में गद्दी जनजाति बसती है। सदियों से ये पहाड़ों के साथ तालमेल में जी रहे हैं। चलिए, इनकी दुनिया को करीब से देखते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गद्दी लोग हैं कौन? ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है। माना जाता है कि इनका नाम गद्दी गडेरिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है चरवाहा। ये ज्यादातर चंबा, कांगड़ा और भरमौर जैसे इलाकों में रहते हैं, धौलाधार पर्वत श्रृंखला के पास। पर सवाल ये है कि इतने मुश्किल और कठोर मौसम में ये लोग रहते कैसे हैं? इसका राज है इनके जीने का तरीका, गरम ऊनी कपड़े, घुमंतू जिंदगी और स्थानीय पौष्टिक खाना। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था भेड़ बकरियों को पालने पर ही टिकी है। यही इनका सब कुछ है। इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ट्रांसह्यूमन्स, यानी मौसमी प्रवास। मतलब गर्मियों में ऊंचे चरागाहों पर और सर्दियों में नीचे गर्म घाटियों में आ जाते हैं। तो देखिए, इनकी 70% इकोनॉमी पशुपालन से ही चलती है, बाकी खेती और छोटे मोटे कामों से। इनके घर भी 2 तरह के होते हैं, घाटियों में पत्थर और लकड़ी के पक्के घर और सफर के दौरान टेंट। इनके कपड़े भी मौसम के हिसाब से होते हैं। चोला जैसा ऊनी पहनावा कड़ाके की ठंड से बचाता है। इनका समाज काफी पारंपरिक है, जॉइंट फैमिली, पितृसत्ता और बहुत मजबूत सामुदायिक रिश्ते। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, मॉडर्न दुनिया का असर इन पर भी पड़ रहा है। तो एक तरफ पारंपरिक जिंदगी है और दूसरी तरफ शिक्षा, नई नौकरियां और टूरिज्म का असर। पर इस बदलाव के साथ मुश्किलें भी हैं, जैसे चरागाहों की कमी और क्लाइमेट चेंज। फिर भी गद्दी लोगों से हम एक जरूरी बात सीखते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना। भारत के एक सबसे बड़े आदिवासी समुदाय गोंड जनजाति के बारे में। इसका जवाब मिलता है मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों में, जहां गोंड लोग बसते हैं। इनका नाम गोंड असल में कोंड शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है पहाड़ या जंगल। वैसे ये लोग खुद को कोया या कोयतूर भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इंसान। तो आज हम जानेंगे उनके रहन सहन, समाज, कला और आज के दौर की चुनौतियों के बारे में।
गोंड जनजाति मुख्य तौर पर इन राज्यों में मिलती है, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। सोचिए यहाँ का माहौल कैसा होगा, ट्रॉपिकल मॉनसून, पहाड़ी इलाके और घने जंगल। शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका मध्यम कद, गहरी त्वचा और मजबूत शरीर होता है। तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? सीधी सी बात है, ये पूरी तरह खेती और जंगल पर निर्भर हैं। खेती के लिए ये झूम तरीका अपनाते हैं, साथ ही जंगल से मिली चीजें और पशुपालन भी जरूरी है। इनका समाज पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवारों और कुलों में बटा होता है। गांव का मुखिया ही सारे फैसले लेता है। धर्म की बात करें तो ये प्रकृति को पूजते हैं। इनके सबसे प्रमुख देवता हैं फेनदेव। इनकी संस्कृति भी काफी रंगीन है। कर्मा जैसे त्योहार और लोक नृत्य इसका खास हिस्सा हैं। और हाँ, इनकी एक चीज तो दुनिया भर में मशहूर है, वो है इनकी अनोखी कला। ये गोंड पेंटिंग्स अपनी खास स्टाइल और बारीकियों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। लेकिन अब इनकी दुनिया बदल रही है। एक तरफ पारंपरिक जीवन है तो दूसरी तरफ आधुनिकता का असर। पर इस बदलाव के साथ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तो आखिर गोंड जनजाति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की एक मिसाल है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस आधुनिक दुनिया में इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं?